Do you want to know? तो भाई बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम आपके दो तरह के वेक्टर्स देखे थे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो क्या होते हैं, कैसे उनको ड्रॉ किया जाता है, कैसे उनको लेके कैलकुलेशंस की जाती है, सब कुछ हमने लास्ट टाइम देखा था। अब भाई आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। भाई हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा, कार्टेशियन फॉर्म में एडिशन देखा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक्चुअली वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जैसा नहीं होता कि भाई हमने 1 into 2 किया और 2 हो गया। एक्चुअली वेक्टर के केस में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहला होता है स्केलर इनटू वेक्टर। भाई स्केलर इनटू वेक्टर में भाई जैसे कि हमने पहले भी देखा था, क्या करेगा, जस्ट ये वेक्टर को बड़ा कर देगा। भाई वेक्टर को बड़ा कर देगा मतलब सपोज करो कि अगर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं वेक्टर a के साथ, तो ये दे देगा 3 टाइम्स वेक्टर a। 3 टाइम्स वेक्टर a मतलब कि जो वेक्टर पहले इतना छोटा था अब वो 3 गुना लंबा हो गया। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करने से स्केलर अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे a की जगह ऐसा ले लूं 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, अगर ऐसा ले लूं तो ये सिंपली इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर है तो सुबह ये क्या हो जाएगा 12i कैप माइनस 3 3 9j कैप प्लस 6 3 18k कैप। बस इतना ही होता है, यही होगा स्केलर और वेक्टर के साथ। बट अगर मैं इसके बदले वेक्टर इनटू वेक्टर ले लूं तो यानी कि भाई हमारा जो सेकंड टाइप है दैट इज वेक्टर इनटू वेक्टर। अब भाई वेक्टर इनटू वेक्टर भी क्या डायरेक्ट होगा? नहीं भाई, एक्चुअली जब दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसमें दो टाइप आता है। पहला आता है डॉट प्रोडक्ट, या तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं अभी। और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। भाई इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स में इसका असली मतलब क्या है, हम वो भी समझेंगे, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरी तरीके से कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या चीज? वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दो वेक्टर को v1 into v2, अगर आप किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर कोई स्केलर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो स्केलर प्रोडक्ट है। और बच्चा लोग इसको फिजिक्स में डॉट से दिखाया जाता है, मल्टीप्लाई से। किससे दिखाया जाएगा? डॉट से दिखाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट। भाई अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर, तो ये आपने एक चीज सुना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अब बच्चा वर्क डन क्या है यार? वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर d। इसको फिजिक्स में इस तरीके से लिखा जाता है। क्यों? बिकॉज ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ और उस समय अगर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो उस समय हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई मान लीजिए मैं फोर्स इनटू ओके भाई फोर्स इनटू वेलोसिटी, भाई ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और इसका आंसर क्या आता है? पावर। सीखेंगे ये फॉर्मूला भी हम आगे देखने वाले हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन ये क्या है? अरे भाई ये तो स्केलर है। तो जब किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई से नहीं, हम उसको डॉट से दिखाते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक है भाई, यहां तक समझ आया बच्चा लोग? और भाई देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, इसके बारे में खाली हिंट ले लेते हैं, इसका हम अगले लेक्चर में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी खाली इसकी हिंट ले लेते हैं। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी वेक्टर ही आए, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी वेक्टर ही आए तो हम उसको क्रॉस से मत दिखाते हैं, ठीक है? ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। भाई अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो टॉर्क, आप आगे पढ़ने वाले हैं अपनी 11th में, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। तो भाई देखो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और टॉर्क भी एक वेक्टर होता है, टॉर्क भी एक वेक्टर। भाई टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब हम एक चीज को पकड़ के दूसरे को घुमाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको फिक्स पकड़ लिया और यहां से इसको मैं घुमा रहा हूं, तो ये क्या होगा, गोल गोल घूम रहा है। तो उस समय जो फोर्स लगता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, एक यहां से एक यहां से। हम समझेंगे वो कि टॉर्क एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? तो भाई ये था क्रॉस प्रोडक्ट, ये था स्केलर प्रोडक्ट। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पहले इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? फिर इसके बारे में हम देखेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि भाई एक्चुअली ये होता क्या है। चलिए लिख लिया भाई? ओके भाई, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है भाई? सपोज करो मैं एक वेक्टर लेता हूं इधर ए और इधर एक वेक्टर ले लेते हैं बी और इन दोनों के बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा। सो भाई ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। भाई हमने क्या कहा था, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो भाई ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू और एक cos थीटा। भाई थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो भाई इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा। तो ये हो जाएगी आपके डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला, ठीक है? एक एग्जांपल देख ले, फिर इसको समझेंगे भी कि भाई एक्चुअली ये है क्या, इसको समझेंगे भी। सपोज करो आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3 सेंटीमीटर का और फोर्स दे रखा है आपको 4 न्यूटन का, ठीक है? और दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री। बताइए वर्क डन क्या होगा? फाइंड वर्क डन। सो भाई वर्क डन की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी? हमको पता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आंसर आवे तो उस समय डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो ये वेक्टर f इनटू वेक्टर डॉट वेक्टर d। यहां पे क्या लिख लेंगे भाई? फॉर्मूला क्या होती है? ab cos थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 और cos थीटा मतलब cos 37। भाई ये हमारा हॉट फेवरेट एंगल है, हमने सीखा हुआ है कि अगर एंगल 37 हो तो इसके सामने 3, नीचे 4 और यहाँ पे 5 है क्या नहीं? सो cos मतलब एडजेसेंट अपॉन, सो 4 into 3 is equal to 4/5, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos की ये वैल्यू होती है, सो ये क्या हो जाएगा? 16 3 48/5, आंसर आ जाएगा 9.6, ठीक है? कितना आ गया आंसर? 9.6 जूल। भाई वर्क डन है ना, तो वर्क डन को जूल में दिया जाता है, ठीक है भाई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, समझ आया भाई? अच्छा देखो भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है ना, हमने क्या देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होगा भाई? सिंपल वैल्यूज, और वैल्यूज का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ d इनटू, ये तो स्केलर है ना। स्केलर, आज जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर के लिए होता है, स्केलर के लिए नहीं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। आप समझ रहे हो भाई? हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है,
और मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर होता है। किसी की भी वैल्यू, भाई आपकी हाइट एक वैल्यू है, आपका वेट एक वैल्यू है, समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड का कभी भी डायरेक्शन नहीं होता, क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। भाई फोर्स किधर लग रही है, तो फोर्स 37 डिग्री पे लग रही है। आज फोर्स देखो, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो उसकी वैल्यू है वो तो ना वेक्टर है, वैल्यू तो वैल्यू है, वैल्यू तो स्केलर है। समझ आ रहा है भाई? इसीलिए हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और वही हमने देखा a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब हम समझते हैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अरे भाई ये आखिर होता क्या है? देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब कि एक्चुअली में होता क्या है। भाई हमने a प्लस बी देखा था, a प्लस बी का मतलब क्या होता है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही समय पे अगर वेक्टर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कहाँ जाता है, वो हमें देता है a प्लस बी। a प्लस बी देता क्या है कि भाई दो वेक्टर है, उन दोनों को मिला के उसका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक फोर्स यहाँ लग रहा है एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो दो फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो ये उसका रिजल्ट है। और ये कहां से मिलता था, a प्लस बी से, या अगर किसी वेक्टर को उल्टा कर दो तो a माइनस बी बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, अरे भाई आखिर a डॉट बी या a बी कॉस थीटा आखिर चीज क्या है? देखिए भाई ये ले लिया चलो हमने वेक्टर a, और ये ले लिया हमने वापस वेक्टर b, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब अच्छा मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a b cos थीटा? भाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ a ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, एक ही बात है। हाँ इसके ऊपर वेक्टर मत बना देना, वरना फिर लोचा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वेक्टर बना देंगे तो प्रॉब्लम होगा। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका एरो बना के साइड में दो डंडी कर दो, या तो कुछ भी मत करो, एरो बनाओ दो डंडी कर दो, या कुछ भी मत करो, वो होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा। अच्छा भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो वर्क डन इस डायरेक्शन में कितना होगा? भाई वर्क डन एक्चुअली स्केलर है, वर्क डन बिल्कुल स्केलर है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यार ये डायरेक्शन में आखिर वर्क डन होगा कितना? तो आप क्या बोलोगे, भाई ये डायरेक्शन के लिए वर्क डन चाहिए, तो आप बोलोगे चलो b को नीचे ले लेते हैं, भाई b का कंपोनेंट ले लेते हैं। b का कंपोनेंट क्या होगा, b cos थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो अब मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं, a इंटू b cos थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ a। भाई ये क्या हो गया, अरे भाई ये b cos थीटा क्या हो गया, ये वेक्टर a की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे वर्क डन चाहिए। वर्क डन की फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे ये डायरेक्शन में चाहिए, ये डायरेक्शन में। तो भाई ये डायरेक्शन में चाहिए, तो ओके वेक्टर a इस डायरेक्शन में और वेक्टर b इस डायरेक्शन में। अब वेक्टर b को अगर मुझे सेम डायरेक्शन में लेना है तो मुझे उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो तो हम पहले से जानते हैं। सो देखो ये है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि अगर मुझे कोई क्वांटिटी चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जो कि स्केलर है, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन मुझे पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसका कंपोनेंट। चलो इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा आप बोलो कि सर मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, लेकिन मुझे वर्क डन चाहिए इस डायरेक्शन b की डायरेक्शन में चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं सबसे ओके। तो भाई अगर मुझे इस डायरेक्शन में वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, a को यहां लेना पड़ेगा। तो भाई देखो मैं क्या करता हूं, इसको ये एक एक्सिस मान लेता हूं, और ये जो है ना ये वाली एक्सिस, इसको परपेंडिकुलर एक और एक्सिस बनाता हूं, एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर।
तो भाई अब मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये वेक्टर ए, अब ए के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा। भाई हमने देखा था कि आप x और y को कहीं भी ले सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। हमने ये तो देखा था, जरूरी नहीं है कि x हमेशा ऐसे ही होगा और y हमेशा ऐसे होगा, ना ना ना, कभी जरूरी नहीं है। आप x को अपने मर्जी से कैसे भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप ले सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि अगर आपने x को यूं ले लिया तो y को फिर यूं ही लेना पड़ेगा, दोनों कंपलसरी 90 डिग्री होने चाहिए। तो भाई मैंने एक लाइन को ये ले लिया तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये वेक्टर a है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे, तो भाई जहां थीटा बनता है वहां cos थीटा होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं a का कंपोनेंट इधर a cos थीटा और इधर कंपोनेंट a sin थीटा, यही होगा ना, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ sin थीटा। तो भाई इस डायरेक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वापस ए बी cos थीटा बन गया। क्या मैं, देखो ध्यान से देखो, a डॉट b को हम ऐसे लिखते हैं ए बी cos थीटा, क्या मैं ऐसा लिख लूं इसको a cos थीटा b, भाई तो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है ना, मैं किसी को भी किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करूं। तो देखिए अब ये क्या बन गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इनटू b, वही तो हो गया। मेरे को इस डायरेक्शन का वर्क डन चाहिए था भाई, इस डायरेक्शन का, सो मैंने क्या किया, वेक्टर a को उस डायरेक्शन में ले लिया, सो ये बन जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इनटू b, सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। समझ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ आया कि भाई हमारे पास स्केलर है, आंसर जो है वो स्केलर है, बट ये डायरेक्शन का पता लगाओ कि ये डायरेक्शन का पता लगाओ। अब स्केलर है तो फिर वो तो हमेशा सेम ही होगा, तो इधर के लिए भी ए बी cos थीटा, इधर के लिए भी ए बी cos थीटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डॉट प्रोडक्ट का असली मीनिंग। ओके, अच्छा भाई चलिए फटाफट से कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। भाई बच्चा लोग ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं याद रखना, बिकॉज बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। 12 तो इसी से भरा पड़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं 12 के जिसमें सब वेक्टर्स का जो भी हम पढ़ रहे हैं सब यूज करना है, प्लस जेडब्ल्यू में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके भाई, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री हो या थीटा 90 डिग्री हो, तो उस समय डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। मैंने इसको स्क्वायर इसलिए किया है बिकॉज़ ये बहुत ही जरूरी रिजल्ट है, इसको याद रखना। फिर अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब अगर एक्यूट एंगल है तो क्या, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 ऑपोजिट एंगल है तो। बचा लो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की फॉर्मूला क्या होती है, ab cos थीटा। भाई अगर थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 है इसका मतलब cos की वैल्यू क्या होगी 1, cos 0 का मतलब क्या होता है 1, तो a डॉट b इस समय हो जाएगा ab। और बच्चा लोग ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। भाई cos 0 तो आपको पता होगा ना, आपके चार कोऑर्डिनेट होते हैं, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये फिर से 360। फोन लेके मैं फेंक दूंगा मैं। ओके भाई कंटिन्यू। तो भाई देखो यहाँ पे cos क्या होता है, यहाँ पे cos की वैल्यू 1 और यहाँ पे आते आते cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब cos मैक्सिमम कहाँ है, इधर है। तो अगर इधर cos मैक्सिमम है तो सीधी सी बात है फिर ये वैल्यू भी इधर ही तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पॉजिटिव x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा AB, और उस समय एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब अगर मैं 180 ले लेता तो बच्चा लोग 180 क्या होगा, cos 180 क्या होता है -1। भाई cos 180 मतलब यहां से एग्जैक्टली उल्टा, तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा तो 1 का हो जाएगा -1। तो भाई -1 है, इसका मतलब a डॉट b कितना हो जाएगा
माइनस ए बी, माइनस ऑफ ए बी। तो बच्चा लोग ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बट इन कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। भाई ये पॉजिटिव, ये मैक्सिमम की डायरेक्शन में थी और ये मैक्सिमम की डायरेक्शन में। स्केलर क्वांटिटी ही है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम बता रहे हैं कि भाई इस साइड मैक्सिमम या इस साइड मैक्सिमम, समझ आ रहा है? अब अगर 90 हो तो भाई देखो ध्यान से देखो, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos 90। भाई cos 90 क्या होता है? cos 90 0। भाई अभी मैंने बोला कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 10th में क्या पढ़ा भाई आप लोगों ने? cos 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब a डॉट b 0 आ गया। कब 0 आया? जब एंगल 90 डिग्री। भाई याद रखना, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपको बोला होगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये फाइंड करो, तो वो फाइंड करो, तो यही रिजल्ट यूज करना है हमको, ठीक है? तो भाई इसका मतलब देखिए, अगर थीटा लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 90 है, यानी कि अगर आपका थीटा एक्यूट एंगल है, तो भाई ये जो a डॉट b है, a डॉट b ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे। लेकिन अगर ये 90 से ऊपर चला गया, 90 टू 180, भाई ऑब्वियसली हमने देखा था ना कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता, ये हमने पहले देखा था। तो 90 टू 0 डिग्री के लिए a डॉट b जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। देखो इधर आया ना नेगेटिव, ये 180 लिया तो नेगेटिव आया था ना। तो अगर आप 90 से 180 का बीच का कोई भी एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। 0 से 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जितने भी आपको केसेस बता रहे हैं इसको याद रखना भाई, जेडब्ल्यू में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? समझ आया भाई इतना? स्पेशल केसेस चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई जितने भी केसेस है प्लीज याद रखना, 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90, ठीक है? 0 के लिए प्लस ए बी, 180 के लिए माइनस ए बी, 90 डिग्री के लिए 0, लेस देन 90 के लिए हमेशा पॉजिटिव और 90 से 180 के लिए हमेशा नेगेटिव। तो भाई चले अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? कॉम्यूटेटिव लॉ। भाई आप बहुत बार पढ़ चुके हो मैथ्स में। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं a डॉट b करूं या b डॉट a करूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। भाई हमने देखा था ना कि कुछ देर पहले एग्जांपल, a के डायरेक्शन में वर्क डन, b के डायरेक्शन में वर्क डन, तो ab cos थीटा, भाई a भी मैग्नीट्यूड है, b भी मैग्नीट्यूड है और cos थीटा मतलब उन दोनों के बीच का एंगल है। तो भाई मैं ab cos थीटा यूं लिखूं या ba cos थीटा यूं लिखूं, अल्टीमेटली हमको मतलब क्या है? हमको मतलब क्या है? वैल्यू, वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। सो भाई a की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी किसी एक वेक्टर के लिए, a की वैल्यू, ठीक है? तो भाई कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ भी करो कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा इसका एक और रीजन है भाई, देखिए a b, भाई एक्चुअली वेक्टर के समय ना हम जो एंगल लेते हैं ना, देखो अगर मान लो कि मैं इसके बीच का एंगल ले रहा हूं थीटा, तो इसको ऐसा कहा जाता है कि वेक्टर a रोटेट हो गया थीटा डिग्री से। अगर मैं एंगल थीटा ले रहा हूं मतलब ये डायरेक्शन कि भाई एंगल a, ये वेक्टर था, इसको हमने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब वेक्टर का मतलब ही वही होता है। तो b को मैं इधर तो ले सकता नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं b को यहां से यहां ले लूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई पूरा एंगल कितना होता है? 360। सो b से लेके ये एंटी क्लॉकवाइज, भाई हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। एंड बच्चा लोग
cos 360 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। मैथ्स वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे समझ जाएंगे। cos 360 माइनस थीटा और cos थीटा एक ही होता है, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे टेंशन मत लो, आप खाली समझ जाओ, याद रख लो। और मैथ्स वाले बच्चे को पता ही होगा कि ये कैसे रिलेशन आया, पता है, ठीक है। अब दूसरा भाई, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। भाई हम लोग क्या करते हैं, 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y ऐसा कुछ करते हैं ना। सो बाहर वाले को अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम चीज यहां पे भी होगा। a का डॉट प्रोडक्ट, देखो ये डॉट है ना बाहर, सो डॉट प्रोडक्ट b के साथ भी होगा, डॉट प्रोडक्ट c के साथ भी होगा, मतलब a डॉट b प्लस a डॉट c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव और एक दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और नई चीज देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे हो। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। सो ये मैंने ले लिया x एक्सिस, y एक्सिस और इधर क्या हो गया z एक्सिस। अब भाई ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर हमने कौन कौन से लिए थे, x में i कैप, y में j कैप और z में k कैप। तो भाई अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, जरा यहां ध्यान देना। थर्ड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू itself is always its square। है, इसका क्या मतलब है भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ। भाई अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर वो करेगा, भाई जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अगर कोई एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के वेक्टर के साथ हो गया, देखो यहां पे कहना चाह रहा है कि दो पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, मतलब है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू cos 0 डिग्री लिखेंगे। अरे भाई एक ही वेक्टर है ना, तो एक ही वेक्टर के बीच में एंगल तो हमेशा 0 होगा। ये वेक्टर a, ये वेक्टर a, वेक्टर a है ना, तो वेक्टर a के बीच में कभी एंगल होगा क्या, हाँ b होता तो एंगल होता, लेकिन वेक्टर a तो यही है, जो है यही है, वेक्टर a इंटू वेक्टर a। भाई जैसे कि आप करते हो ना 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, सिमिलरली वेक्टर a का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, मैं कह रहा हूं कि जब मैं किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दूं तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, और cos 0 क्या होता है 1, यानी a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको लिख लेना भाई, ध्यान दे देना। किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, उसके वैल्यू का, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ध्यान दे दो, अब आपको ये चीज समझ आएगी। भाई अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करूं तो यही केस हो जाएगा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई स्क्वायर। सिमिलरली जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ तो जे स्क्वायर, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी, फिलहाल इसकी वैल्यू 1 होती है, बट इसके साथ में 4 के कैप 7 के कैप भी तो लगा होता है, ठीक है, वो भी देखते हैं हम। और के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप होगा तो के का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब अगर मान लीजिए खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, आई जे cos थीटा। भाई आई और जे तो कैसे हैं 90 डिग्री है, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री,
इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा cos 90, cos 90 क्या होता है 0। इसका मतलब कि अगर मैं दो अलग अलग वेक्टर का जो कि 90 डिग्री है ऑर्थोगोनल है, अगर मैं किसी दो अलग अलग वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो हमेशा 0 आएगा। आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और आई कैप डॉट के कैप, अगर ये वेक्टर्स अलग अलग हुए और इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, और अगर सेम के साथ किया जाएगा तो वो आई स्क्वायर। अच्छा आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो भाई मैं इसको बोल सकता हूं 1 1 1। आई जे क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर हमने क्या देखा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 1 का स्क्वायर 1। तो अगर मैं किसी सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और किसी अलग अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को तो आंसर हमेशा 0 आएगा। याद रखना है भाई, बिकॉज़ अब आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो इसी पे डिपेंड है पूरे। समझ आया भाई यहां तक? तो भाई अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, प्रूव दैट a + 2b मल्टीप्लाई, मतलब ये इसके बीच में कुछ भी नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b, भाई बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ही होता है, सो 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। चलिए वेक्टर a डॉट 2 वेक्टर a माइनस a डॉट 3b, भाई रूल्स तो मैक्स के फॉलो होंगे, प्लस माइनस माइनस वाले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 b डॉट a, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 6 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब भाई ये क्या है, देखो 2 तो स्केलर है, a डॉट है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने वही तो देखा था, a डॉट a होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 तो स्केलर था, तो a डॉट a क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3a डॉट b, 3 तो स्केलर वैल्यू है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 4a डॉट b, भाई कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ba बोलूं कि ab बोलूं बात तो एक ही है, माइनस 6 b डॉट b, भाई ये b स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 a डॉट b की वैल्यू क्या होती है ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर, ये तो हमको चाहिए, ये क्या आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ आया भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, इफ r इज इक्वल टू a प्लस b, जरा ध्यान से देखना भाई, इफ r is equal to a plus b, then prove that r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta। कुछ देखा देखा लग रहा है ये भाई, तो पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में ऐसा आ जावे तो आप कैसे प्रूव करोगे, पैरेललोग्राम मेथड से इजीली प्रूव कर सकते हैं भाई, हम तो हमने सीखा हुआ है भाई, डेरिवेशन आता है, बहुत बार आता है डेरिवेशन एग्जाम में। इससे पहले हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम से मेथड, उस मेथड से देखा था, आज हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से देखेंगे, सॉरी नॉट वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से इसको देखेंगे, हमको पैरेललोग्राम मेथड यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले मैं जो गिवन है उसको लिख देता हूं, r इज इक्वल टू a प्लस b, इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूं,
R इज इक्वल टू A प्लस बी। भाई मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, LHS मल्टीप्लाई, RHS मल्टीप्लाई। भाई किसी एक वेक्टर को दोबारा उसके साथ तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो भाई हमने क्या किया, उसी को दो बार लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, LHS का मल्टीप्लाई, सो R डॉट R इज इक्वल टू RHS का मल्टीप्लाई A प्लस बी डॉट A प्लस बी। ठीक है, अब भाई वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A डॉट A स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B, B डॉट B का मतलब B स्क्वायर। तो भाई इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आगे लेके आ गया, प्लस A डॉट B। भाई इसको भी तो मैं A डॉट B लिख सकता हूं ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A डॉट B प्लस 2AB cos थीटा लिख सकते हैं। भाई A डॉट B के बदले हम AB cos थीटा लिख सकते हैं ना। सो ये लो आ गया आंसर। सो R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। फिनिश। तो हमने प्रूव कर दिया। भाई तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कितना इजी मेथड है। आपको अगर पैरेललोग्राम इजी लगता है यू कैन गो विद पैरेललोग्राम मेथड। हाँ, लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए कि भाई प्रूव दिस विदाउट यूजिंग पैरेललोग्राम, तो फिर एक लौती मेथड यही बची हमारे पास। समझ आया बच्चा लोग? चलो फटाफट लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा भाई, अगर हमें इस टाइप से दिया हो A इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, मतलब हमको किसी वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म दे रखे हैं और उनको डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर B इज इक्वल टू BX I कैप, BY J कैप एंड BZ K कैप। अब हमको क्या कहा जा रहा है, फाइंड A डॉट B। तो भाई हम कैसे करेंगे इसको, AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप डॉट BX I कैप BY J कैप एंड BZ K कैप। अब अच्छा देखो, हमने पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम क्या करेंगे, पहले AX I कैप का मल्टीप्लाई I कैप के साथ, J कैप के साथ, K कैप के साथ। बट हमने तो पढ़ा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स, दो डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाता है। भाई परपेंडिकुलर है तो cos 90 बन जाता है, cos 90 0 हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं I कैप इसका मतलब ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करूंगा तो वो तो 0 बन जाने वाला है। सिमिलरली J कैप का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करूंगा तो 0। सिमिलरली K कैप का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करूंगा तो 0। तो अल्टीमेटली जब तो भाई हम क्या करेंगे, सिंपली AX I कैप इनटू BX I कैप, I कैप डॉट I कैप का क्या आंसर होता है 1। भाई याद है I कैप डॉट I कैप का किया था तो I का स्क्वायर, I की वैल्यू थी 1 तो 1 का स्क्वायर 1, सो वो तो 1 हो गया। सो AX इनटू BX प्लस AY इनटू BY प्लस AZ इनटू BC, आंसर फिनिश। बस इतना ही करना है। कार्टेशियन फॉर्म अगर आ जावे और डॉट प्रोडक्ट करने को बोला गया हो तो सिंपली x का मल्टीप्लाई कर दो, y का मल्टीप्लाई कर दो, z का मल्टीप्लाई कर दो और तीनों को ऐड कर दो। सो ये आ जाएगा आपका A डॉट B। A डॉट B स्केलर क्वांटिटी होती है, तो भाई ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर। समझ आ रहा है भाई? चलो इसके बेसिस पे फटाफट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो बहुत ही छोटी सी वैल्यू, अभी तो बहुत छोटा सा एकदम इजी एग्जांपल। सपोज करो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है और वेक्टर b बोला हुआ है हमको i कैप माइनस
7 j कैप प्लस 6 k कैप। तो भाई a डॉट b क्या आ जाएगा उस समय हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, आई आई का मल्टीप्लाई, वाई वाई का मल्टीप्लाई, जेड जेड का मल्टीप्लाई। सो 3 1 जा 3 प्लस 2 7 जा 14 बट माइनस 14। भाई प्लस माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा ना। सिमिलरली 4 6 जा 24 बट माइनस 24। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 14 माइनस 24, 3 माइनस 38 माइनस 35। सो a डॉट b का आंसर आ गया माइनस 35। ठीक है भाई, चलो छाप लो फटाफट। तो भाई ये क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस। भाई पोजीशन लास्ट टाइम पढ़ा था ना, पोजीशन वेक्टर। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो यहां से यहां चल के जा रहा है, तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया और वो भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो भाई मैं मतलब चलो ये है, इसको मैं a का नाम दे देता हूं, तो ये a बन गया। चलो मैं इसको b बोल देता हूं, तो ये b बन गया। एक पार्टिकल यहां से यहां चल के जा रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, अब बोला क्या गया है ड्यू टू द फोर्स, ये आपको फोर्स दिया हुआ है। सो यहां पे r1 कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड r2 कितना हो जाएगा 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। ओके, आपको बोला गया फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो फाइंड वर्क डन। बच्चा लोग वर्क डन की फॉर्मूला हमने आज देखी थी, क्या होता है वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D होता है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना, अब हमें क्या बोलना है F डॉट D बोलना है। हाँ F डॉट D, तो फोर्स तो हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है यार, कैसे ढूंढेंगे डिस्प्लेसमेंट? बस लास्ट टाइम देखा था ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाद वाला माइनस पहले वाला, कुछ याद आया? सो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला। सो भाई 14 माइनस 3 बाद वाला माइनस पहले वाला, 11 i कैप, 13 माइनस 2 11 j कैप, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 k कैप। भाई बाद वाला माइनस पहले वाला, तो माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगी ना, तो ये प्लस हो जाएगा। सो 9 प्लस 6 15 वेक्टर। अब ये कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है भाई F डॉट D। फोर्स कितना दे रखा है हमको 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। भाई इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, अब ये भी सीखा था x x मल्टीप्लाई y y मल्टीप्लाई z z मल्टीप्लाई। सो 4 into 11 44, 1 into 11 11, 3 into 15 45। इन तीनों को ऐड कर दो, 5 plus 1 4 plus 1 5 5 plus 5 10 5 9 और 10 100। सो आंसर कितना आ गया 100 जूल। ठीक है भाई, समझ आया? इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर का यूज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज या तो फिर और उसकी मदद से डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज का ये लेक्चर, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे और इसी के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ओके बच्चों, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए।